ऑटम सेशन लगातार जारी है। असेंबली की कार्रवाई पुरअमन तरीके से जारी है। वक्फा सवाल के दौरान लीडरान की बहस भी हुई। अपने अपने इलाके के मसाइल उठा रहे हैं लीडरान। तो इस बीच आपको बता दें कि तमाम लीडरान की तरफ से अपने अपने इलाके के मसाइल उठाए जा रहे हैं। इन दिनों जम्मू कश्मीर असेंबली का ऑटम सेशन जारी है। असेंबली की कार्रवाई भी पुरअमन तरीके से चल रही है। वक्फा सवाल के दौरान लीडरान की बहस भी हुई है। अपने अपने इलाके के मसाइल उठा रहे हैं लीडरान इस दौरान। तो वही आपको बता दें कि तमाम अहम मुद्दे इन दिनों असेंबली में उठाए जा रहे हैं, जिस पर बहस की भी मांग की जा रही है। आज भी असेंबली की कार्रवाई जारी है और वही असेंबली की कार्रवाई आज पुरअमन तरीके से जारी है, जहां तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इस दौरान लीडरान के बीच बहस भी हुई है, लेकिन अपने अपने इलाके के मसाइल उठाते हुए लीडरान आज नजर आए हैं। वही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली में अवामी मुद्दों पर चर्चा जारी है। असेंबली की कार्रवाई पुरअमन तरीके से चल रही है। वक्फा सवाल के दौरान लीडरान की बहस भी हुई है। अपने अपने इलाके के मसाइल लीडरान उठाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा जारी है। साथ ही साथ अवामी मुद्दों को लेकर भी चर्चा की जा रही है। असेंबली की कार्रवाई पुरअमन तरीके से चल रही है। वक्फा सवाल के दौरान लीडरान की बहस भी हुई है। अपने अपने इलाके के मसाइल भी लीडरान उठाते हुए आज असेंबली में नजर आए हैं। तो वही आपको बता दें कि असेंबली की कार्रवाई आज पुरअमन तरीके से जारी है। तमाम अवामी मुद्दों को उठाया जा रहा है। बुनियादी सहूलतों को लेकर भी चर्चा की मांग की जा रही है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल आज की बात करें तो किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? असेंबली की कार्रवाई लगातार जारी है। ये भी बताया जा रहा है कि तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, जिसमें बहस भी लीडरान के बीच हुई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ऐवान में अक्सर जो है बहस मुबाहिसा का जो सिलसिला जो है वो अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि जब क्वेश्चन आवर होता है तो उसमें क्वेश्चन और आंसर सेशन में जो है लगातार एमएलएज को जो है सवालों के घेरे में लिया जाता है और जो बाकी एमएलएज जो है उनसे दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रही हैं करंटली, क्योंकि एक साल जो है मुकम्मल हो चुका है और गवर्नमेंट ने किस तरह से अभी तक हिकमत अमली अपनी अपनाई है डेवलपमेंट्स को लेकर। तो इस तरह की सूरत हाल जो है लगातार ऐवान में देखने को मिले। लेकिन अगर इसको प्रीवियस सेशंस के साथ कंपेयर करें तो डेफिनेटली ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो इस बार का यहाँ श्रीनगर सिविल सेक्रेटरीट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सेशन रहा है, ये कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव रहा है, क्योंकि कई सारी जो बिल्स जो है वो पास की गई और कई सारे मुद्दों को लेकर जो है पॉजिटिव डिस्कशंस भी हुए। सभी एमएलएज ने अपनी पॉजिटिवली जो बात जो है रखने की ऐवान में कोशिश भी की। हालांकि जो स्पीकर ऑफ द असेंबली है उन्होंने भी बड़े एक मैनेज तरीके से जो है पूरी सूरत हाल को अक्सर मैनेज किया। और रिसेंटली अगर आप देखें तो कल कहीं ना कहीं पे कुछ जो डिस्टर्बेंसेस जो है फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलएज हैं उन्होंने नारेबाजी की थी, वहाँ पे एहतजाजी मुजाहरे भी किए थे, उनके हाथ में प्ले कार्ड्स भी थे। लेकिन लेटर ऑन जो है सूरत हाल बिल्कुल वापस उसी तरह से नॉर्मलाइज किए गए और उसके बाद जो एमएलएज जो है वो वापस रिटर्न असेंबली में हुए। उन्होंने फिर से अपनी बात को बड़े पुरअमन तरीके से रखने की फिर से कोशिश की और सरकार से जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है सवाल जवाब किए गए। हालांकि सभी कंसर्न जो कैबिनेट जो मिनिस्टर्स है जिनके दायरे में अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देने की लगातार कोशिश की कि गवर्नमेंट इस वक्त करंटली किन किन मुद्दों पे जो है कीनली कंसर्न है और किन पे जो है आने वाले वक्त में बड़े स्तर पर काम किया जा सकता है। हालांकि कई सारी जो बड़ी डेवलपमेंट्स जो है खासतौर पर देखने को मिली, जिसमें गवर्नमेंट ने जो वुमेन के हवाले से जो एक मैरिज असिस्टेंस स्कीम था उसका एज बार उन्होंने बिल्कुल जो उसका जो क्वालिफिकेशन बार था वो खत्म कर दिया। बड़गाम के लिए जो है लॉ यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया, या जो बाकी जो फ्लड रिलीफ के हवाले से गवर्नमेंट ने कहा कि वो बड़े स्तर पर जो है उन फैमिलीज के लिए अभी काम कर रहे हैं और एक फाइनल स्टेज में वो पहुंच चुके हैं। और कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया कि गवर्नमेंट अभी उसके एक आखिरी मुकाम पे है और उनको बहुत जल्द जो है गवर्नमेंट के पब्लिक के सामने रखा जाएगा। कई सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो है करंटली इस सेशन में हमें देखने को मिली है। और क्योंकि आज फ्राइडे है और मैक्सिमम पॉसिबल है कि सदन की जो कार्रवाइयां हैं 2 बजे तक महदूद हो जाएंगी और तब तक पॉसिबली यही देखा गया कि अगर आज मॉर्निंग की भी बात करें तो अलग अलग मुद्दों को लेकर के बड़े एक काम एटमॉस्फेयर में जो है आज सभी एमएलएज ने अपनी बात रखी है। हालांकि वहीद परा की तरफ से भी जो है अपनी बात रखी गई है। वहाँ पे नज़ीर गुरेजी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए है, उन्होंने भी अपनी बात रखने की कोशिश की। हालांकि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से भी कुछ ज़ेरो बहस जो है वहाँ पे की गई और ऐवान में डिमांड भी की गई कि उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए।
ओवरऑल लेवल पे ये जरूर कह सकते हैं कि इस बार का जो असेंबली सेशन रहा वो पॉजिटिव रहा। और अगर आप पिछले इन सेशंस की बात करें तो काफी ज्यादा एक घमासान जो है स्टेटमेंट्स का युद्ध जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट आज कहीं ना कहीं पे ये जरूर देखा जा रहा है कि चाहे अपोजिशन की बात करें या जो अभी करंटली अभी इन गवर्नेंस जो एमएलएज हैं, सभी ने अभी जो है पब्लिक सेंट्रिक एक माइंडसेट जो है, आइडियोलॉजी जो है वो अडॉप्ट की थी। और उससे कहीं ना कहीं पे लोगों के जो बेसिक मसाइल जो है उनको लगातार उजागर करने की कोशिश की गई थी। इन सभी दिनों की अगर हम बात करें तो डिस्कशंस बहुत कम रहे। हालांकि बीजेपी ने अक्सर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना अलग अलग रीजंस को लेकर बनाया, वहीं पे गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दी, चाहे उसमें आप यहाँ पे फ्री राशन की बात करें, 10 किलो राशन की बात करें या बाकी गैस की बात करें, तो कई सारे मुद्दों को लेकर जो है डेफिनेटली गवर्नमेंट को घेरे में लिया गया। या फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हर चीज को लेकर जो है गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को डिफाइन करने की कोशिश की कि जो भी कमिटमेंट्स पब्लिक के साथ ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन की गई थी या मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे उन पे गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियरली कंसर्न्ड है, उन पे कॉन्फिडेंट है। किसी भी तरीके से उसमें कोई भी जो चेंज जो है वो नहीं लाई गई है, बल्कि हाँ कुछ कंडीशंस जो है उनको शायद आने वाले वक्त में इम्पोज किया जा सकता है। बट आफ्टर दैट कंडीशंस अगर वो क्लैरिफाई हो जाती है तो लोग जो है बिल्कुल वही बेनिफिट्स लेंगे जिस तरह से गवर्नमेंट ने उनके साथ अपनी कमिटमेंट्स की हैं, वायदे किए हैं। तो जरूर ये कह सकते हैं कि जो इस बार का असेंबली का सेशन रहा है जम्मू कश्मीर के हवाले से, ये कहीं ना कहीं पे हमें आज जो है पॉजिटिव नोट पे एंड होता हुआ नजर आ सकता है। और कई सारी जो डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स अभी जिनको लेकर गवर्नमेंट काम कर रही है, शायद आने वाले वक्त में उनकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन जो है हमें ऑन ग्राउंड देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। तो जाहिर है कई अहम मुद्दे असेंबली में उठाए जा रहे हैं जिन पर चर्चा भी की जा रही है। साथ ही साथ कई मुद्दे तमाम पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। पुरअमन तरीके से असेंबली की कार्रवाई भी जारी है। मेरे उमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और वहीं शुमाली हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और मशहूर झिड़ी मेला इस बार 4 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लाखों अकीदतमंद यहाँ पहुंचेंगे। मेले का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के एजी मनोज सिन्हा करेंगे। फिलहाल झिड़ी मेले की तैयारियां पूरे जोशो खरोशों के साथ चल रही हैं। देश के कोने कोने से आए दुकानदार अपने स्टॉल सजा रहे हैं। वहीं झूले और प्रोग्राम की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। मकामी लोगों का कहना है कि मेले के दौरान लाखों की भीड़ उमड़ेगी, जिससे रोजगार और कारोबार दोनों बढ़ेंगे। उनका कहना है कि ये मेला न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि रोजी रोटी का जरिया भी बन जाता है। वहीं मेला ऑफिसर और एसडीएम मड़ पल्लवी मिश्रा ने बताया कि मेले में आने वाले लोगों की सहूलत और अमन अमान के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार मेला स्टैंड लैंड पर लगाया जा रहा है ताकि किसानों की फसल को कोई नुकसान न हो। मेले बावजूदों का मेला लगता है, बहुत अच्छा। नाम मेरा रमेश कुमार है, यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ। मेले में बहुत फायदा रहता है जी। साल भर इंतजार करते रहते हैं, ऐसे तो इधर ही रहता हूँ बाहर में, तो इंतजार लगे रहते हैं कब मेला आएगा, 4 पैसे कितने करेंगे, और भाई यही साल भर देखते रहते। मुनाफा ग्राहक के हिसाब से जितने यात्री लोग पियेंगे खाएंगे उतना ही मुनाफा होगा। हम यहाँ लोकली रहने वाले हैं और मेला हर साल बहुत अच्छा होता है। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बहुत अच्छा मेला होता है और सबकी मनोकामना पूरी होती है। हमारा बहुत सामान बिकता है, हमको बहुत फायदा भी होता है। किस तरह? बहुत अच्छे सर, अपनी अपनी ड्यूटी सारे अच्छी तरह कर रहे हैं। क्या? हाँ जी, जो भी आता है सर वो अपनी मनोकामना लेके आता है, वो उनकी मनोकामना पूरी होती है, बहुत खुश होके जाते हैं। हर श्रद्धालु जो आता है बहुत अच्छे से खुश होके जाता है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे राही जुड़ गए हैं। राही झिड़ी मेले की शुरुआत जल्द ही होने जा रही है, तमाम तैयारियां देखने को मिल रही है। क्या कुछ इसकी आस्था रहती है और किस तरह से इसका रोजगार मकामियों को भी मिलता है? देखिए सदफ, 4 नवंबर को ये झिड़ी मेला शुरू हो रहा है और ये मेला पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे एक इसे प्राथमिकता दी जाती है। एक बहुत बड़ा मेला होता है, ना केवल जम्मू कश्मीर बल्कि उत्तर भारत के लोग, चाहे उसमें हमारी नेबर स्टेट्स हों या फिर अन्य हिस्से हों, भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। ये एक धार्मिक स्थल है जिसे बाबा जितमल के नाम से जाना जाता है, बाबा जित्तो का मेला भी लोग इसे कहते हैं।
लेकिन ये मेला जहां आस्था का केंद्र है, आस्था का प्रतीक है, वहीं इस मेले के साथ हजारों व्यापारियों का जो है वो रोजगार भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रतिवर्ष जब भी इस महीने ये मेला लगता है, इस मेले में जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उनका यहाँ पर एक बिजनेस एंगल से अगर देखा जाए, उन व्यापारियों को काफी ज्यादा इसका बेनिफिट होता है, क्योंकि इस मेले की लंबे समय से इंतजार रहती है। तो इस मेले को जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है उसकी कोशिश रहती है कि इसको काफी बढ़ चढ़कर लोग इसमें प्रतिभागी बने, काफी जो है इंतजाम किए जाते हैं। तो ऐसे में तैयारियां लगातार जोरों शोरों से चल रही हैं। खास तौर पर इस बार जो व्यापारी हैं उनके लिए जो स्टेट लैंड है, यानी जो स्टेट लैंड है, उस लैंड को जो है उनको दिया गया है कि इस लैंड पर आप अपने स्टॉल्स वगैरह, जो भी आपका व्यापारिक इस मेले के साथ संबंधी चीजें रहती हैं, आप वहां पर लगाएं। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि किसी की जमीन को हायर करना पड़ता था, लैंड को, वो फिर किसानों की फसल को काटना पड़ता था। तो इसलिए किसानों की फसल को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए जो वहां का प्रशासन है, यानी जो एसडीएम मड है, ये मड सब डिवीजन के अंडर आता है ये पूरा इलाका, तो उनकी कोशिश है कि स्टेट लैंड पर लोग अपना व्यवसाय चलाएं, अपना व्यापार करें, और देश भर से आने वाले जीडी मेले के जो श्रद्धालु हैं उनका जम्मू प्रशासन जो है वो वेलकम करेगा। और बड़ी बात यह है कि इस मेले का शुभ आरंभ हमारे उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मनोज सिन्हा जो है वो करेंगे इसका शुभ आरंभ, और उनके साथ तमाम बड़े जितने भी जम्मू कश्मीर प्रशासन के जो बड़े लोग हैं, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू वो साथ रह सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर जम्मू, या तमाम जितने भी लोग हैं वो इस मेले को जो है ऑर्गेनाइज करने में, इसकी शुरुआत करने में वहां पर जो है उपस्थित रह सकते हैं। तो सब लोगों को इंतजार है। खासतौर पर जम्मू जो कि डोगरों का जो है वो शहर माना जाता है, तो इसमें वेलकम के तौर पर जो उत्तर भारत देश भर से श्रद्धालु आएंगे, उनकी एक आस्था भी रहेगी, और आस्था के साथ साथ इस मेले का आनंद रहेंगे। तमाम मेले में जो इंतजामात होते हैं, खासतौर पर लोकल ट्रेडिशन को एक्सप्लोर किया जाता है, और मेले में कुछ खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, साथ में झूले, तमाम बच्चे जो है वहां पर आते हैं, और जो यहाँ पर एक आस्था की डुबकी भी लोग लगाते हैं। एक तालाब है यहाँ पर, और उस तालाब में डुबकी भी लगाई जाती है। कहा जाता है कि जो पौराणिक कथाओं के मुताबिक जो एक परंपरा है कि यहाँ पर जो भी पीड़ित आता है, यानी किसी को कोई दुख तकलीफ कष्ट होता है, तो इन दिनों में इस मेले के दौरान जो लोग यहाँ पर आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं या अपनी मन्नत मांगते हैं, तो उनकी मन्नतें जो है वो पूरी होती हैं। और सदफ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये मेले में केवल कोई एक समुदाय नहीं आता, ये आपसी भाईचारे का प्रतीक भी है ये मेला। तो यहाँ पर सभी समुदाय के लोग प्रतिभागी होती है, क्योंकि जो व्यापारी देश भर से आएंगे यहाँ पर मेले में अपने स्टॉल्स लगाएंगे, उसमें ना केवल एक समुदाय बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका आपसी भाईचारा। तो इस प्लेटफॉर्म पर सब लोगों का एकत्रित होना, ये अपने आप में एक जम्मू कश्मीर की छवि को पूरे देश का, पूरे विश्व भर में ये दिखाता है कि आपसी भाईचारा कायम है। तो हर एक त्योहार, हर एक मेला, हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट है, तो सब लोग मिलजुल कर इन त्योहारों को और ऐसे मेलों को ऑर्गेनाइज करते हैं। और प्रशासन भी यही चाहता है कि आपसी कम्युनल हार्मोनी जो है वो मेंटेन रहे, सब मिलजुल कर इन कार्यों में जो है वो सम्मिलित हों। तो ऐसा ये 4 नवंबर को देखने को मिलेगा, और काफी उत्सुक हैं यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, वो काफी उत्सुक हैं, इंतजार कर रहे हैं कि देश भर से जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उस दिन को। हालांकि जो व्यापारी हैं उनका आना शुरू हो चुका है, क्योंकि उनको अपने स्टॉल्स वगैरह लगाने हैं, तो तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। जी सर, बिल्कुल। तो फिलहाल मेले को लेकर तमाम तैयारियां जारी है, और 4 नवंबर से मेला शुरू होने जा रहा है। राही, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। कश्मीर से काबिलियत और हौसले की कहानी सामने आई है। उरी के बॉर्डर इलाके बिजहमा गांव के रहने वाले राजा अजहर ने वो कारनामा कर दिखाया है जो अब तक वहां का कोई नौजवान नहीं कर सका था। राजा अजहर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सिविल सर्विस एग्जाम पास करने वाले उरी सब डिवीजन के पहले उम्मीदवार बन गए हैं। उनकी इस कामयाबी पर पूरे नॉर्थ कश्मीर में खुशी और फख्र का माहौल है। मामूली हालात के बावजूद अजहर ने खुद से पढ़ाई करके ये कामयाबी हासिल की है। राजा अजहर का कहना है कि उनकी कामयाबी की कुंजी थी सेल्फ स्टडी और डिसिप्लिन। उन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, बस लगन और मेहनत पर भरोसा रखा। साथ ही उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी ने उनकी तैयारी में बड़ी मदद की। ऑनलाइन टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खासतौर पर चैट जीपीटी ने मेरी यूपीएससी तैयारी को आसान बना दिया। राजा अजहर के वालिद एक छोटा कारोबार चलाते हैं, और उन्होंने अपने बेटे की इस कामयाबी पर शुक्रिया और फख्र जताया। पहले मैं कहूँगा मेरा जो सफ़र है 2023 में स्टार्ट हुआ। दो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट 2022 में था, लेकिन वो एज अ स्पेकुलेटिव अटैम्प्ट था। वो अटैम्प्ट इसलिए था ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि यूपीएससी एग्ज़ाम चाहता क्या है एग्जैक्टली। देन उसके बाद 2023 में मैंने सीरियसली प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, एंड देन 2023 में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया। देन उसके बाद
अनफॉर्चुनेटली और कुछ शॉर्टकमिंग्स रही, मेंस क्लियर नहीं हो पाया, एंड देन इन 2024 आई वाज एबल टू क्लियर इट। बात करूँ मेंटर्स की तो काफ़ी मेंटर्स रहे मेरे बचपन से, दो नॉट एक्सप्लिसिटली अबाउट यूपीएससी, लेकिन एक वो पर्सनालिटी डेवलप करने में और बेसिक इंटेलेक्ट डेवलप करने में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया उन लोगों ने मेरा। ये अगर घर बैठ के दिखाया कि इंजीनियरिंग करने के बाद एक अटेम्प्ट तो कोई मसला नहीं, सीखने में गई, उसके बाद इसने करके दिखाया। जो ख़ास बात है वो ये है कि सहूलतों की बहुत कमी है। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट होते तो यहाँ के कई घरों में एक एक अज़हर होता, बहुत अज़हर होते, लेकिन सहूलत नहीं है, कोचिंग नहीं है, कुछ बच्चों के पास वसाइल नहीं है। श्रीनगर हम जा नहीं सकते, रह नहीं सकते हैं। अब जो ये एसटी का जो नया सिलसिला स्टार्ट हुआ है, इसके बाद शायद कहीं से गवर्नमेंट की नज़र पड़े, इस पर कोचिंग स्टार्ट करवाएं। एसटी स्टूडेंट्स के लिए नहीं, उड़ी के स्टूडेंट्स के लिए, जो गांव के दूर दराज के इलाके हैं वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए करें। और मैं ये कहता हूँ कि अज़हर ST2 कैटेगरी का पहला IAS अफसर है, पहला UPSC क्लियर करने वाला बच्चा है। जो पहाड़ी लोग, जो हम जिस दौर से, जिस तकलीफ़ से, जिन डिप्राइवेशन से हम निकले हुए हैं, उसके बाद हमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ST से नवाजा, हमारी मुश्किलों को, हमारी परेशानी को, हमारे इसको बैकवर्डनेस को देखकर आज उसका समर जो है पहला, वो हमारा अज़हर ने, बेटे ने जो ये अचीव किया, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कौम के लिए। बोनियार के राजा अज़हर की कामयाबी पर अब मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले अज़हर को न सिर्फ उनके गांव बल्कि पूरे जिले से मुबारकबाद और दुआएं मिल रही हैं। बोनियार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के सदर मोहम्मद इस्माइल खान ने राजा अज़हर से मुलाकात कर उन्हें मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि अज़हर की यह कामयाबी पूरे बोनियार सब डिवीजन के लिए फख्र की बात है और ये नौजवानों के लिए एक बड़ी तरगीब बनेगी। वहीं सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और तहसील प्रेसिडेंट राजा जावेद ने भी अज़हर को दिल से मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि अज़हर की मेहनत, सब्र और लगन ने ये साबित कर दिया है कि कामयाबी के लिए हौसला चाहिए, हालात नहीं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज मैं जिस शख्सियत के साथ इस वक्त बुजहामा में हूँ, ये राजा अज़हर साहब हैं, जिन्होंने यूपीएससी में एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किया है। मैं अपनी तरफ से और डॉक्टर सजाद शफी उड़ी की तरफ से और अपने तमाम जितने भी इलाका हैं उसकी तरफ से, बुजहामा, बोनियार और उड़ी की तरफ से इनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ से अपने नौजवानों को एक पैगाम देता हूँ कि इन्होंने विदाउट कोचिंग जो है ये एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किया है। आप इन्हीं को एक मॉडल बनाएं और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब बुजहामा से, इस्लामाबाद से, दशना से, बोनियार से, उड़ी से जो है केस और आईएएस ऑफिसर जो हैं निकलेंगे। जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी का जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, उसके लिए मैं उनको पूरी कौम की तरफ से और तहसील उड़ी और तहसील बोनियार की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं अपने ऑनरेबल MLA जनाब डॉक्टर सजाद शफी उड़ी साहब की तरफ से भी उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि जब मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई तो डॉक्टर साहब ने सोशल मीडिया के ज़रिए ये सुना कि हमारे बिजामा का एक होनहार बच्चा जिसने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उन्होंने सबसे पहले मुझे मुबारकबाद दी कि हमारे उड़ी के एक होनहार बच्चे ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। मैं उनकी तरफ से भी राजा अज़हर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 6 LADC के टेन्योर खत्म होने के मौके पर CC LADC ले ताशी गैल्सन ने पिछले 5 साल के दौरान काउंसिल की कामयाबियां और कामों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ले हिल्स काउंसिल को फाइनेंशियल तौर पर खुद मुख्तार बनाया गया है। अपने खिताब में CC ताशी गैल्सन ने कहा कि इस टेन्योर के दौरान 60 से ज्यादा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का अफ्तिताह किया गया। साथ ही काउंसिल ने चल रही स्कीम्स और विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। साथ ही काउंसिल ने चल रही योजनाओं और पेंडिंग प्रोजेक्ट को वक्त पर पूरा करने के लिए रिव्यू मीटिंग की है। उन्होंने ये भी बताया कि काउंसिल ने एजुकेशन, हेल्थ और माहौलियात जैसे इलाके को तरजीह दी गई है।
तो यूटी बनने के बाद से जो है जेन्युइनली जो है जो बुनियादी सहूलियत के जो बेसिक एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट एक आम लोगों का रहता था, तो उसके ऊपर हमारा कंसंट्रेशन रहा है। और यूटी बनने से पहले जो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बुरे हालात में थे, क्योंकि आरसोएल जम्मू कश्मीर के साथ जब हम थे तो उस स्केल पे उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता था, और फाइनेंशियल जो एक असिस्टेंस जो है काउंसिल को जो मिलता था वो भी बहुत कम होता था, तो लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पाते थे। लेकिन यूटी बनने के बाद से जो है जो LHDC है उसको जो है फाइनेंशियली जो है एम्पावर किया गया। कुलगाम जिले के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आज होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2025-26 के तहत किसानों की इंटर स्टेट एक्सपोजर विजिट का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम की शुरुआत टीसी अथर आमिर खान ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरान की मौजूदगी में की। इस पहल का मकसद किसानों को एडवांस्ड एग्रीकल्चर टेक्निक्स से तारुफ कराना है। ये प्रोग्राम दवाओं और खुशबूदार पौधों की तजारती काश्त और क्लस्टर बेस्ड फ्लोरिकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। वहीं इस मौके पर चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर ने बताया कि इस तरह की एक्सपोजर विजिट किसानों को जदीद तकनीकों से जान पहचान करवाती हैं। आज का टूर जो है ये इसमें हमने 47 फार्मर सिलेक्ट किए हैं। ये HADP के तहत ये कंपोनेंट हमारा है एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स और फ्लोरिकल्चर डेवलपमेंट प्रमोशन के लिए। ये 47 फार्मर जो है आउटसाइड स्टेट टूर के लिए आज जा रहे हैं 5 दिन के लिए। तो इनकी सिलेक्शन जो है वो हमने की है पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में ये जाएंगे। तो वहाँ पर ये 3 दिन का कोर्स उनका होगा, एक ट्रेनिंग होगा और प्रैक्टिकल कोर्स भी होगा, और उनको ये जो पूरी जानकारी दी जाएगी कि एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट्स में कितना स्कोप है और हमारी रियासत में कौन कौन से इसमें प्लांट्स उगाए जा सकते हैं जिनसे प्रोसेसिंग की जा सकती है। वहाँ पर ये प्रोसेसिंग भी देखेंगे और उसका प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए बन जाता है, इसमें सेंट होता है, उसमें रोज़ हमारा आता है, उसमें लेवेंडर आता है, उसमें रोज़मेरी आता है, इसमें बहुत सारे और किस्म के प्लांट्स हैं जिनकी ये जानकारी हासिल करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस कश्मीर डिपार्टमेंट ने लिटरेचर अकादमी की मदद से मशहूर कश्मीरी पोइट समद मीर की जिंदगी पर सेमिनार का एहतमाम किया। ये प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के तुलमुला कैंपस जिला गांदरबल में मुनाकिद किया गया। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ए रविंद्रनाथ की सदारत में सेमिनार किया गया। प्रोफेसर शाहिद रसूल ने कश्मीर की लिटरेरी हेरिटेज को मदद करने और मीर पर एक मोनोग्राफ के साथ कश्मीरी कवियों के डिजिटल कलेक्शन शाये करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। आप जानते हैं कि जो कश्मीर है, कश्मीर सूफीज़म और रिशियत का गहवारा रहा है। इसको हम कश्मीरी ज़ुबान में अक्सर पिरवर के नाम से याद करते हैं। कश्मीर को पिरवर ही कहा जाता है। उसकी ये ख़ास वजह है कि यहाँ पे बहुत से ऋषियों, मुनीमों और सूफियों ने जन्म लिया है। यहाँ के सूफी शोरा बहुत मशहूर हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आलमदार कश्मीर हैं, लाला मौज है, उन्होंने इस कश्मीर में बहुत काम किया है अखलाकी अक़दार को कायम और दायम रखने के लिए। हमारे सूफ़ी शायर हैं और बहुत ही आला पाए के सूफ़ी शायर, ज़्यादा पुराने नहीं है, ये इसी ज़माने के हैं, मॉडर्न। अहद ज़रगर जो हमारे बहुत ही ऊंचे पाए के सूफ़ी शायर गुजरे हैं, उसी सरजमीन से पैदा हुए हैं। इन्हें नरवारा में पैदा हुए हैं। उसके बाद ये नंबलहार बड़गाम में इनका जो ये आरामगाह इनकी है वहाँ पे है। तो ये सूफ़ी शायरी में जो रमूज़ात, मुहावरात इस्तेमाल करते हैं, जो मकामात, दर्जात इन्होंने बयान किए हैं, वो बहुत ही लामिसाल है और इनकी पहुँच बहुत ही गहरी है जो सूफ़ी शायर को होनी चाहिए। और जो समंदर जिसमें ये छलांग मारे हुए हैं, ये उसको पूरा देख चुके हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस कश्मीर डिपार्टमेंट ने लिटरेचर अकादमी की मदद से मशहूर कश्मीर